हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिजिक्स की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की, अगले यूनिट पर हम चले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, बार मैग्नेट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। वहाँ हमने मैग्नेट को समझा, बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ जानी और कुछ डेफिनेशंस को हमने समझा। अब आगे हम कुछ और डेफिनेशंस पर चर्चा करेंगे, फिर कूलॉम्स लॉ देखेंगे। कूलॉम्स लॉ के बाद जो पोल होता है उसकी यूनिट पोल स्ट्रेंथ वाला पोल क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे। लेकिन आगे हम बढ़ें उसके पहले सारे वीडियो, सारे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैंने बोला था कल जब प्रॉपर्टीज़ की बात की थी तो मैंने बोला था सिंगल पोल मैग्नेट में कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैग्नेट एग्जिस्ट करेगा तो एक डाइपोल होगा, दो पोल एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उन पोलों की स्पेशलिटी मैंने बताई थी कि जो दो पोल हैं उसमें, एक मैग्नेट में एक बार मैग्नेट में जो दो पोल्स हैं उनकी पोल स्ट्रेंथ सेम होता है, उनकी ध्रुव सामर्थ्य एक समान होती है और नेचर जो उनकी प्रकृति जो है वो विपरीत होती है, अपोजिट प्रकृति के होते हैं। तो ये बार मैग्नेट है, ये एक डाइपोल है। क्या होता है डाइपोल की स्पेशलिटी, क्या डेफिनेशन होती है? दो पोल्स जिनके पोल स्ट्रेंथ सेम हो, जिनकी ध्रुव सामर्थ्य एक जैसी हो, लेकिन वो विपरीत प्रकृति के हों, एक नॉर्थ है एक साउथ है, उनका जो युग्म है जो एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सेपरेट हैं, इस कपल को हम इलेक्ट्रिक, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था वैसे इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो अलग अलग चार्जेस थे, यहाँ एक मैग्नेट में ही दो पोल आपके पास हैं, तो सिंपली अलग अलग मैग्नेट का हो सकता है डाइपोल बनाने के लिए। तो एक अरेंजमेंट है दो मैग्नेटिक आपके पास पोल्स का जिनकी पोल स्ट्रेंथ सेम है और उनकी नेचर अपोजिट है, एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सेपरेट हैं, तो ये जो पेयर है, ये जो युग्म है, इसको हम डाइपोल बोलते हैं। यहाँ दोनों पोल्स के बिटवीन डिस्टेंस जो मैंने बताया था वो उसकी इफेक्टिव लेंथ थी, जो इसकी एक्चुअल लेंथ है उसका 5/6 होता है ये। अगर वास्तविक लेंथ इसकी, एक्चुअल लेंथ इसकी 6 सेंटीमीटर है तो इफेक्टिव लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर, 6 का 5/6। ठीक है, ये इनके पोल स्ट्रेंथ है। पोल स्ट्रेंथ मैंने बताया था किसी भी पोल की मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने की, आकर्षित करने की जो क्षमता है वो उसकी पोल स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, याद रखना है कोई भी मैग्नेट जो होगा वो एक मैग्नेटिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी मैग्नेट का अगर डिवीजन करेंगे, उसका तोड़ेंगे, जितने भी टुकड़े बनेंगे, जितने भी पीसेज होंगे, वो अपने आप में एक डाइपोल होगा। एक अब बात करते हैं आगे मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझा, वहां विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जैसे था वैसे यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मतलब ये जो डाइपोल है इसमें से किसी भी एक पोल की पोल स्ट्रेंथ और दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है, यानी कि मैग्नेट जो उसकी इफेक्टिव लेंथ, उसकी प्रभावकारी लंबाई का मल्टीप्लीकेशन चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर के फॉर्म में लिखा है। ये स्केलर होता है, ये वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है। तो मैग्नेटिक मोमेंट m = स्मॉल m × L। आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन जो है, जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल में था हमेशा कहाँ से, माइनस से प्लस, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो भी हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। साउथ पोल एक तरीके से नेगेटिव पोल है और ये एक तरीके से पॉजिटिव पोल है। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होता है। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करें तो m पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता थी, यूनिट होता है एम्पियर × मीटर। L का यूनिट मीटर, तो इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर × मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करें, देखिए मास नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, m0, लेंथ 2 है, L2, टाइम नहीं है, t0, फोर्थ क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा एम्पियर, तो A1, तो इसका डायमेंशन होगा m0, L2, t0, A1। ठीक है, इसके बाद हमने वहां समझा था कि दो चार्ज जब एक दूसरे के पास आते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो वो एक दूसरे पर इंटरेक्शन करते थे, एक दूसरे पर कोई बल आरोपित करते थे, फोर्स
एक्सर्ट करते थे। तो वैसे ही जब दो मैग्नेट्स एक दूसरे के पास हम लाते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उनके बीच भी इंटरेक्शन हो रहा है। ये इंटरेक्शन, ये जो फोर्स है वो डिफाइंड किया था कुलाम ने, वहां भी कुलाम ने किया, यहां भी कुलाम ने किया। ठीक है, तो यहां दिखाते हैं फोर्स क्या है, कुलाम फोर्स की चर्चा करते हैं। दो मैग्नेट दिखाएं, इसका पोल स्ट्रेंथ m1, इसका m2। इन दोनों पोल्स के बिटवीन एक फोर्स काम कर रहा है। ये मैग्नेट इस मैग्नेट पर फोर्स लगाएगा, इस लाइन के अलोंग लगेगा। ठीक है, ये मैग्नेट इस लाइन पर इस मैग्नेट पर फोर्स लगाएगा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। आउटवर्ड होता है डायरेक्शन। इन दोनों के बिटवीन जो सेपरेशन है वो r। अब पहले से हम समझ चुके हैं, दो फाइटर्स लड़ रहे हैं तो लड़ाई होगी। ये किस पर डिपेंड करेगी, उनके स्टेमिना पर। तो यहां भी जो फोर्स काम करेगा इंटरेक्शन, वो इनके स्टेमिना पर। स्टेमिना मतलब इनकी ताकत, इनकी सामर्थ्य पर। और इनकी सामर्थ्य ताकत क्या है, m1 m2। पोल स्ट्रेंथ इनकी सामर्थ्य है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा सामर्थ्य, फोर्स उतना ज़्यादा। तो मतलब पहली बात तो फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स, कुलाम फोर्स जो है वो डिपेंड करेगा दोनों की पोल स्ट्रेंथ पर। पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा। दूसरा, इनके बीच के डिस्टेंस पर। डिस्टेंस ज़्यादा, फाइट नहीं होगी। डिस्टेंस कम, फाइट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस पर डिपेंड है। जैसे वहाँ डिपेंड था वैसे यहाँ दोनों की पोल स्ट्रेंथ जो है उनके मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा। दूसरा, दोनों के डिस्टेंस बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस, फोर्स उतना कम। तो कंबाइन कर देते हैं m1 m2 और r स्क्वायर। यहाँ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, वहाँ था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स है। प्रोपोर्शनलिटी साइन है ये। इक्वलेंट में बदलेंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, के से रिप्रेजेंट किया, वहाँ भी के से किया था। लेकिन वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके पास कांस्टेंट नहीं होगा। अब आप बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, तो एयर और वैक्यूम में, ऐसा ही सिस्टम में जो भी होगा इसका वैल्यू, एयर वैक्यूम में इसका वैल्यू होता है μ0/4π। वहाँ था जो भी μ0, वहाँ एप्सिलॉन 0 था, वहाँ k का वैल्यू था 1/4πε0। ये वैल्यू था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। थोड़ा चेंज हुआ है, 4π एज इट इज है, नीचे एप्सिलॉन 0 है, नीचे यहाँ ऊपर चला गया μ0। वहाँ एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी था, ये परमिएबिलिटी है। वहाँ विद्युतशीलता थी, ये चुंबकशीलता है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में। ये एयर और वैक्यूम की चुंबकशीलता है, इसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। परमिएबिलिटी एयर और वैक्यूम, इसकी जो वैल्यू होगी एयर और वैक्यूम में μ0/4π। वैल्यू जो सॉल्व करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है वो है 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, और दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं इसका यूनिट, हम चाहें तो इसका यूनिट अभी आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो मैंने बोला एयर और वैक्यूम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसको परमिएबिलिटी नाम दे रहे हैं, हिंदी में चुंबकशीलता बोलते हैं। यहाँ से μ0 का वैल्यू निकाल सकते हैं k/4π। तो k का वैल्यू ये है, तो μ0 का वैल्यू होगा 4π × 10⁻⁷। दोनों के यूनिट सेम रहने वाले हैं। तो यहाँ से कुलाम लॉ जो है वो क्या कहता है, दो मैग्नेट्स जिनकी पोल स्ट्रेंथ आपके पास है, जिनके बिटवीन सेपरेशन आपके पास है, उनके बिटवीन लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होगा μ0/4π m1 m2/r²। वहाँ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। सेम प्रॉपर्टी चल रही है, सेम नेचर चल रही है। जैसे आपके पास नाम बदला है, प्रॉपर्टी बदली है, कांस्टेंट बदल गया, अदरवाइज सिंबल्स बदल गए हैं, नेचर आपके पास सेम चलने वाला है। तो यहाँ से इसका ऐसा ही यूनिट आपके पास है, डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो अभी आपके पास डायमेंशन की बात कर रहे हैं कि जो कांस्टेंट था k या μ0, इन दोनों के डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि 4π आपके पास दोनों k और μ0 में रिलेशन सेम है। 4π एक प्योर नंबर है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो k का और μ0 का डायमेंशन और यूनिट सेम होंगे। तो अभी आपने पढ़ा फोर्स था k m1 m2/r², यहाँ से k होगा F × r² /m1 m2।
फोर्स, डिस्टेंस, पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव सामर्थ्य हैं दोनों। फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T-2, डिस्टेंस L 2 पावर L2, पोल स्ट्रेंथ यूनिट था न्यूट आपके पास एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर A1 मीटर L1, एम्पियर इंटू मीटर A1 L1। सॉल्व कर लेते हैं, 1 and 1 2, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। इसके बाद बचा m1 L1 T-2 और A1 1 2 ऊपर जाएगा तो -2। तो ये डायमेंशन है K का, ठीक है, और μ0 का, मतलब एयर और वैक्यूम जो है उसकी परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता जो है उसका डायमेंशन होगा यहां से। ये आपके पास डायमेंशन है। और देख सकते हैं यहां ये फोर्स का डायमेंशन, ये A-2, तो यहां से इसका SI यूनिट दूसरा भी बन सकता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। एक डायमेंशन आपके पास, एक SI यूनिट आपके पास ये हो सकता है, ठीक है। और भी दूसरे डायमेंशन, हम दूसरे यूनिट आपके पास आएंगे जो आप पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। तो अब बात आती है, यहां से हमने पोल स्ट्रेंथ समझा, तो अब सबसे पहले अपने को डिफाइन करना है कि जो मैग्नेट है उसका यूनिट पोल क्या होता है, इकाई ध्रुव क्या होता है। यानी कि एक ऐसा पोल क्या है जिसकी पोल स्ट्रेंथ एक इकाई हो, 1 यूनिट हो। तो अभी कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा है, जो कूलम्ब्स फोर्स होगा वो होगा μ0/4π मैग्नेटिक फोर्स m1 m2 ओवर r²। हमको बोलना है कि पोल स्ट्रेंथ 1, तो एज्यूम करते हैं m1 m2 का वैल्यू 1 यूनिट है। r डिस्टेंस है, r को भी 1 मीटर में मान लेते हैं, यानी कि जो दो पोल्स हैं वो कितने डिस्टेंस पर सेपरेट हैं, 1 मीटर पर। पोल स्ट्रेंथ कितना है उनकी, 1 यूनिट, एक इकाई मान के चल रहे हैं क्योंकि एक 1 यूनिट वाला ही पोल डिफाइन करना है। तो यहां से क्या आएगा, ये 1 1 1, तो F इज इक्वल टू μ0/4π। μ0/4π का वैल्यू अभी आपने बताया है 10⁻⁻⁷, तो फोर्स है तो न्यूटन इसका यूनिट होगा। मतलब क्या है, डेफिनेशन यहां से अपने को डिफाइन करनी है। डेफिनेशन क्या आती है यहां पर, दो पोल्स जो कितने 1 मीटर डिस्टेंस पर सेपरेट है, 1 मीटर दूरी पर रखे हैं, उनके बिटवीन लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 10⁻⁷ न्यूटन है, तो उनकी पोल स्ट्रेंथ 1 यूनिट होगी, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, CBSE RBSE दोनों में पूछा जा सकता है। तो सबसे मेन बात दोबारा से डिफाइन कर देते हैं, दो पोल्स 1 यूनिट स्ट्रेंथ तब होगी जब वो 1 मीटर डिस्टेंस पर सेपरेट हो, 1 मीटर दूरी पर रखे हों, और उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है, उनके बिटवीन लगने वाला जो फोर्स है वो 10⁻⁷ न्यूटन हो। अगर उनके बिटवीन इतना फोर्स लगता है तो वो यूनिट पोल्स होंगे, ठीक है। जनरली अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि एक सिंगल चार्ज, पॉइंट चार्ज ये है, स्टैटिक है, ये स्टैटिक मतलब स्थिर। अगर कोई आवेश है, स्थिर है, चार्ज जो है वो स्टैटिक है, स्टेबल है, स्थिर है, मोशन में नहीं है। तो मैंने बताया था स्टैटिक चार्ज जो होता है वो किसका सोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब उसके कारण सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। लेकिन अगर चार्ज मूवेबल है, चार्ज मूव करेगा, चार्ज है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। अगर वो मूव कर रहा है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होगा। मतलब एक गतिशील आवेश, एक मूवेबल चार्ज किसका सोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, स्थिर आवेश, स्टैटिक चार्ज के कारण सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, लेकिन अगर चार्ज मोशन में है तो आपके पास क्या उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी। यानी कि एक मूवेबल चार्ज दोनों का सोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, और स्टैटिक चार्ज सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है, ठीक है। तो यहां हमने समझ लिया है क्या क्या, हमने कंसेप्ट समझे। एक मैग्नेटिक डाइपोल, हर एक मैग्नेट डाइपोल के फॉर्म में होता है, ठीक है। दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसकी पोल, उसमें से किसी एक पोल की स्ट्रेंथ और उन दोनों पोल्स के बिटवीन जो सेपरेशन है, जो अगर बार मैग्नेट है तो उसकी इफेक्टिव लेंथ जो उनका मल्टीप्लीकेशन मैग्नेटिक मोमेंट होगा।
फिजिकल क्वांटिटी जो है इसका यूनिट मैंने बता दिया एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर होगा, और वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ होगी। डायमेंशन लिखा है, कूलाम्स लॉ बोल दिया है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने दो चार्जेस के बिटवीन फोर्स इंटरेक्शन जाना, वैसे यहाँ कूलाम उसी दो मैग्नेट्स के बिटवीन, दो मैग्नेटिक पोल्स के बिटवीन इंटरेक्शन को डिफाइन करता है। दो मैग्नेटिक पोल्स के बिटवीन लगने वाला फोर्स का वैल्यू होगा K इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू म्यू 0 ओवर 4 पाई M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। ये आपके पास कांस्टेंट है। म्यू 0 ओवर 4 पाई जो है इसका वैल्यू होगा 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको। म्यू 0 जो है आपके पास वहां एप्सिलॉन 0 था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसका नाम दिया था हमने क्या, विद्युतशीलता। यहाँ है चुंबकशीलता, वहां परमिटिविटी था, यहाँ परमिएबिलिटी है। इसका वैल्यू आपको बता दिया 4 पाई इंटू 10⁻⁷। इसके बाद डायमेंशन बता दिया, K और म्यू 0 का डायमेंशन सेम होगा लिखा है। यूनिट पोल हमने डिफाइंड कर दिया है। यूनिट पोल कब होगा, पोल स्ट्रेंथ यूनिट कब होगी, अगर दो पोल्स 1 मीटर डिस्टेंस पर सेपरेट हैं, उनके बिटवीन 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स काम करता है, तो पोल स्ट्रेंथ जो होगी उनकी 1 यूनिट होगी। लास्ट हमने बोला है कि स्टैटिक चार्ज, स्थिर आवेश सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है, उसके कारण सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर चार्ज मूवेबल है, मोशन में है, गति कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी वो उत्पन्न करता है। अर्थात गतिशील चार्ज, मूवेबल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सोर्स होता है। तो ये आज की क्लास, लेकिन आगे हम बढ़ें उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे कुछ नए टॉपिक्स पर। तब तक के लिए धन्यवाद।